फूलपुर लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी हैं कौशलेंद्र पटेल। कुर्मी बहुल इलाके के कारण बीजेपी ने कौशलेंद्र पर दांव लगाया है। कौशलेंद्र पटेल बीजेपी के प्रदेश मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे और टिकट पाने से पहले गोरखपुर में रुककर उपचुनाव में बीजेपी की जीत का खाका खींच रहे थे। योगी आदित्यनाथ के करीबी रहे हैं कौशलेंद्र पटेल। इससे पहले वो काशी के पूर्व मेयर भी रह चुके हैं। फूलपुर से नागेंद्र सिंह पटेल समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। नागेंद्र सिंह की बैकवर्ड वोटरों पर जबरदस्त पकड़ है। टिकट तय होने से पहले ही नागेंद्र ने बगावती सुर अख्तियार करके नामांकन पत्र खरीद लिया था, लेकिन वोटरों पर अच्छी पकड़ के कारण एसपी ने नागेंद्र को ही प्रत्याशी बनाया। नागेंद्र 2017 में विधायकी का टिकट चाहते थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला और अब पार्टी ने उन्हें सांसद के प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। बाहुबली नेता अतीक अहमद ने देवरिया जेल में रहते हुए फूलपुर लोकसभा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा भरा था। अतीक 2004 में एसपी के टिकट पर इसी फूलपुर सीट से सांसद बने थे। क्षेत्र के करीब 2.25 लाख मुस्लिम वोटर पर अतीक अहमद को भरोसा है। अतीक अहमद 5 बार विधायक भी रह चुके हैं। अतीक अहमद पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। फूलपुर उपचुनाव में अतीक अहमद के चुनावी मैदान में आने से यहां का जातीय गणित गड़बड़ा गया है। इसीलिए विपक्षी पार्टियां मानती हैं कि अतीक को बीजेपी की शह पर लड़ाया जा रहा है। किसको कितना फायदा और नुकसान हो रहा है, इसके लिए बस थोड़ा इंतजार करना होगा। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इनके सिंह वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद, साथ ही मनिंदर ठाकुर हैं, वो भी राजनीतिक विश्लेषक हैं। इसके अलावा हमारे साथ आलोक शर्मा कांग्रेस से हैं, जगदेव सिंह यादव हमारे साथ एसपी के नेता हैं, साथ ही हमारे संवाददाता रजनीश भी जुड़े हुए हैं पटना से, दीपक भी हमारे साथ गोरखपुर से आगे जुड़ेंगे। सबसे पहले आपके पास आती हूँ इनके सिंह सर। तो फूलपुर की अगर बात करें तो यहाँ तो फेरबदल होता बड़ा नजर आ रहा है। बीजेपी की सीट थी, डिप्टी सीएम ने यहाँ पूरा दमखम जो लगा दिया अपना, बावजूद इसके एसपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। अरे देखिए, डिप्टी सीएम का अपना तो वहाँ पे ऐसा हम नहीं कह सकते कि कोई बहुत बड़ा बेस है। वो तो उस समय मोदी का वो था, प्रवाह था, लहर थी, लिहाजा तमाम लोग जीते हैं। इसलिए अपना जोर कितना भी लगाएं वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि फूलपुर में अगर ये कॉम्बिनेशन वर्क कर गया तो पूरे देश में एक मैसेज जाएगा कि अपोजिशन यूनिटी अपरिहार्य है, और अगर आप ये नहीं करते हैं तो ख़त्म हो जाएंगे। आप ज़रा फर्ज कीजिए कि बीएसपी भी अपना कैंडिडेट खड़ा कर देती, अतीक अहमद भी खड़े हैं, ऑलरेडी हैं, और मुझे वैसे तो 2000 का भी डिफरेंस 1300 का है। लोकसभा में 1300 का डिफरेंस बहुत ज्यादा कोई इंडिकेशन नहीं देता है, लेकिन सर वोटिंग बहुत कम हुई है ना, तो उस लिहाज से वोटिंग तो भी 2000 तो बहुत कम है लोकसभा के चुनाव में। लेकिन हम अगर मान लें कि ये कायम रहेगा और अगले 1 घंटे अगर कायम रहता है तो ये कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी आगे है। तो अगर ये आगे है तो बहुत बड़ा मैसेज अक्रॉस द कंट्री जाएगा कि एक तो अपोजिशन यूनिटी आपके रीजनल फोर्सेस के सर्वाइवल के लिए जरूरी है, और कांग्रेस उसके पोल में होना चाहिए, ये भी एक फैक्टर है। तो ये मेरे ख्याल से सोनिया गांधी कल रात का जो प्रयोग था उसको एक मैसेज बहुत स्ट्रेट मिलेगा। और दूसरा ये है कि लोकसभा के अलावा अगर यहाँ पे योगी के यहाँ गोरखपुर में बीजेपी जीतती है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि योगी का वर्चस्व है और आज से नहीं है, 25 साल से चल रहा है। गोरक्ष पीठ का अपना भी काफी ज्यादा महत्व है, तो इसलिए उसमें तो मैसेज नहीं जाएगा। हाँ, अगर फूलपुर में हारती है बीजेपी तो एक बड़ा मैसेज पूरे देश भर के लिए होगा। बिल्कुल। जगदेव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए समाजवादी पार्टी के नेता, उनके पास चलते हैं। जगदेव जी, तो बीएसपी ने आपको समर्थन दिया है, क्या उसी का असर नजर आ रहा है फूलपुर में, मानेंगे? देखिए, फूलपुर में एक तो अतीक अहमद जो का लंबा आपराधिक इतिहास है। भारतीय जनता पार्टी के आदर्श और आचरण में बहुत फर्क है। आदर्श की बात करते आचरण नहीं लाते हैं। उनको सरकारी कैंडिडेट बना करके वोट काटने के चुनाव लड़ाया गया है। वैसे समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा जनाधार वहाँ रहा है। हमारे पूर्व मंत्री अखिलेश यादव के कुशल नेतृत्व में एक ईमानदार और शानदार मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है, उसका भी प्रभाव है। और एक समीकरण जो है वो हमारे पक्ष में है। लेकिन नागेंद्र पटेल हमारे प्रत्याशी हैं, उनका भी वहाँ अपना खुद का भी अच्छा प्रभाव है। मुलायम सिंह जी और मैं खुद वहाँ रहा हूँ, अखिलेश यादव के बीच जो विवाद शुरू हुआ था उसकी शुरुआत भी वहीं से हुई थी, तो आप जी ये अखिलेश यादव ही हैं। अखिलेश यादव ही हैं जिन्होंने अंसारी को हटाया, डीपी यादव को नहीं लिया, विजय मिश्रा को नहीं लिया, अमर मणि को नहीं लिया, और अतीक अहमद जेल में अखिलेश यादव कार्यकाल में गए।
ये अतीक अहमद हैं जिनका टिकट काट दिया गया था कैंट में, उन्होंने अखिलेश यादव ने टिकट काट दिया। अपराधियों के खिलाफ अगर किसी ने कार्रवाई की सख्ती की है तो अखिलेश यादव सवाल ये था कि बीएसपी ने आपको सपोर्ट दिया है, बड़ा और मैं वही बीजेपी है बीएसपी ने आपको सपोर्ट दिया है, तो माना जाए कि अगर यहाँ आप जीत जाते हैं तो आगे भी आप मिलकर ही सपोर्ट दिए राजनीति की दिशा में आगे बढ़ेंगे। देखिए, जो ये उत्तर भारत में ही नहीं, मतलब पूरे देश में विपक्षी एकता जरूरी है। और अगर समाजवादी पार्टी बसपा मिल जाती है, एक बात 93 में चुनाव हुआ था, मिले मुलायम काशीराम, हवा मोड़ के जय श्री राम का नारा लगा था और बीजेपी साफ हो गई थी। और ये 2019 में अगर सपा बसपा मिलकर चुनाव लड़ती है तो बीजेपी का कहीं अता पता नहीं चलेगा, क्योंकि सारा समीकरण जो है वो समाजवादी पार्टी और बसपा अगर मिलकर लड़ती है तो बीजेपी जो ये तमाम धोखे वादे करते हैं, पब्लिक को धोखा खाया है, आम जनता दुखी है, नाराज है, तो ये समीकरण काम करेगा निश्चित रूप से। हमारे साथ मनिंदर ठाकुर भी जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। मनिंदर जी, जिस तरह से अगर जीत जाती है बीजेपी, जैसा उनका विजय रथ चल रहा है हालिया विधानसभा चुनावों में भी हमने देखा, तो अगर जीतती है गोरखपुर की सीट, जिस तरह से सिंह सर ने भी कहा, तो उस पर बड़ा असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर फूलपुर की सीट हार जाती है तो वो एक बहुत बड़ा मैसेज होगा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार को जनता उतना पसंद नहीं कर रही जितना बीजेपी को लगता है, और साथ ही साथ विपक्ष की एकजुटता पर ज्यादा यकीन हो रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा संदेश जरूर होगा अगर फूलपुर की सीट निकल जाती है बीजेपी के हाथ से। बिल्कुल, मुझे लगता है जो बीजेपी का स्ट्रेंथ था वहाँ यूपी के चुनाव में, वो माइक्रो मैनेजमेंट था। इसका मतलब है कि अक्रॉस द कास्ट माइक्रो मैनेजमेंट बीजेपी कर नहीं पा रही है, और बीजेपी की जीत का मूल कारण रहा शायद जो इनका बिखराव था, वो विपक्ष का बिखराव था। वो यदि विपक्ष एक साथ आ जाए तो यूपी में भी बीजेपी की हालत ख़राब हो सकती है। ये बात चारों तरफ जाएगी और इससे और पूरे देश में भी ऐसा हो सकता है। कल भी जैसे डिनर डिप्लोमेसी बिल्कुल सोनिया गांधी ने बुलाई, तो वो भी एक बड़ा मैसेज उसकी शुरुआत है। और मुझे लगता है कि लोग ये महसूस कर रहे हैं कि जो जनता का डिसकॉन्टेंट है, उस डिसकॉन्टेंट को ऑर्गेनाइज करके यदि नहीं लड़ा जाए तो जनता के साथ भी ये धोखा होगा। ठीक है, हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा भी जुड़े हुए पटना से, उनके पास एक बार अपडेट के लिए चलते हैं। रजनीश जी, क्या अपडेट अभी वहां पर? देखिए श्वेता, अभी जो अपडेट है वो विधानसभा में 1-1 की स्थिति है, यानी भभुआ के सीट पर जो बीजेपी की कैंडिडेट है रिंकी पांडे वो 2225 वोट से आगे चल रही हैं। वहीं जहानाबाद में जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं सुधा यादव वो 1417 वोट से आगे चल रहे हैं। तो यहाँ 1-1 की स्थिति है। अररिया लोकसभा पे आरजेडी लीड कर रही है, ये आरजेडी के लिए बोनस है। तो अगर अभी 3 सीटों पर देखें तो 2-1 की लीड है, यानी बीजेपी 1 सीट पर है और महागठबंधन 2 सीट पर लीड कर रही है। तो ये तेजस्वी यादव के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि लालू यादव जेल में होने के बाद अब तेजस्वी यादव के कैप्टनसी को शायद उनके समर्थक और वोटर ने अभी तक के रुझान से ऐसा लगता है कि एक्सेप्ट किया है। अभी काफी चुनाव, अभी काफी राउंड बाकी है मतगणना, मगर अभी की प्रथम चरण के रुझान से श्वेता ऐसा लगता है कि आरजेडी को एक लीड मिली है। जी बिल्कुल ठीक है रजनीश, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आलोक शर्मा भी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए। आलोक जी, तो भभुआ तो कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन वहां पर भी कांग्रेस कुछ कर नहीं पा रही, और आप बाकी जगहों की भी अगर देखें तो हर जगह बाकी पार्टियों का तो नाम है, कांग्रेस का कहीं नाम नहीं है, जबकि इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है। देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जिस तरह का जनाधार कांग्रेस का होना चाहिए वैसा नहीं। लेकिन मैं एनके सिंह साहब की बात से एक से सहमत हूं कि पूरी तरह से जो चुनाव है ये कहीं ना कहीं भाजपा को हराने की तरफ आगे बढ़ रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, दोनों ही जगह पर अगर रीजनल पार्टी स्ट्रांग हो रही हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने आप में वीक होती चली जा रही। फूलपुर और गोरखपुर दोनों 3-3 लाख वोटों से लगभग बीजेपी जीती, और आज हालत ये है कि एक हार रही है अभी तक के जो चुनावी नतीजे आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता जो है वो बीजेपी से विमुख होती चली जा रही है, और कहीं ना कहीं वो बीजेपी को हराना चाहती है। अभी और थोड़ा सा समय अगर मैं समझता हूं और देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की दोनों ही सीटें बीजेपी हारेगी। हाँ, कांग्रेस, जहां तक आपने प्रश्न, आपका मूल प्रश्न है कांग्रेस की उपस्थिति, इसमें कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह के साथ है। जी, लेकिन कल जो डिनर डिप्लोमेसी हुई है, जो सोनिया गांधी ने सभी विपक्षी दलों को बुलाया डिनर पे, उसके बाद आपको लगता है कि एकजुटता से ही अब कोई रास्ता निकलने वाला है बीजेपी के लिए? देखिए, कल लगभग 20 पार्टियों के नेताओं ने जिस तरह से सोनिया गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के एक तरह से साथ मिलकर आगे बढ़ने की जो अपनी पूरी प्रतिबद्धता को दोहराया है, उससे पूरी तरह से स्पष्ट है पूरे देश के अंदर इस तरह के गठबंधन बनेंगे, इस तरह से यूपीए और मजबूत होगी। और भारतीय जनता पार्टी जो डिलीवर नहीं कर पाई है, केवल जुमलों और भाषण की जो सरकार रही है, उस सरकार को जनता पूरी तरह से नस्त नाबूद कर देगी।
ठीक है, हमारे साथ शाइना इनसे भी जुड़ी हुई है, बीजेपी की नेता। शाइना जी, फूलपुर की सीट तो निकलती जा रही है, जबकि पूरा दमखम लगा दिया डिप्टी सीएम ने वहां पर। बावजूद इसके एक बड़ा मैसेज होगा अगर फूलपुर की सीट बीजेपी हार जाएगी। देखिए, बीजेपी जीतेगी, 100% जीतेगी। आप अभी सिर्फ रुझान देख रहे हैं, और मैं मानती हूँ कि जो पार्टीज़ अपने आप को उजागर करना चाहते हैं वो सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि उनका कोई रेलेवेंस है, लेकिन जनता ने उनको नकारा है। जी शाइना जी, लेकिन विपक्ष की एकजुटता को आप नकार नहीं सकती, और कई बार ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना भी मुश्किलें पैदा कर देता है। जिस तरह से विपक्ष की एकजुटता नजर आ रही है, आप देखिए कल भी डिनर आयोजित किया गया, वहां पर एसपी बीएसपी एकजुट हो गई है, आरजेडी को भी एक जो इमोशनल कार्ड है उसका फायदा मिल रहा है। तो ऐसे में द नैरेटिव हैज नॉट चेंज्ड। जी, बहुत निश्चित नहीं रहा जा सकता शाइना जी। नैरेटिव इज द सेम। चलिए, शाइना जी शायद सुन नहीं पा रही हैं, तो एनके सिंह सर, जिस तरह से शाइना जी कर रही हैं वो जीतेंगी, यानी कि कई बार बहुत ज़्यादा निश्चिंत होकर नहीं चला जा सकता। विपक्ष की अगर मजबूती बढ़ेगी तो कमजोरी बीजेपी की भी बढ़ेगी, इसको समझना होगा। नहीं, अगर जैसे कि नेगेटिव होता है ना, कि अभी बहुत ही प्रिलिमिनरी है, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, ये मैं फिर कह रहा हूँ, लोकसभा में खास करके बहुत बड़ा संख्या होती है, तो इसमें कोई 2000 का डिफरेंस कोई काउंट नहीं करता है। लेकिन अगर ये ट्रेंड अगले 1 घंटे रहता है तो ये कहीं इंडिकेट करेगा। लेकिन साइना जी का जो कहना है वो सही है कि नैरेटिव चेंज नहीं हुआ है। एक बात साफ है कि एक चीज जो नैरेटिव चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि अपोजिशन यूनिटी का एक इंडिकेशन यूपी में दिखाई दे रहा है, लालू के विक्टिमहुड का एक इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। और हम मान सकते हैं अररिया में कम्युनल कंपोजिशन ऐसा है कि अररिया में आरजेडी जीत सकती है, लेकिन अगर वो इसमें भी जीत रही है, विधानसभा के चुनाव में भी जीत रही है, तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज होगी। और ये मुझे देखना होगा कि साइना जी जो कह रही हैं वो मेरे ख्याल से अब इनको रियलाइज करना पड़ेगा कि अगर ये लूज करते हैं तो नेशनल लेवल पे जो नैरेटिव है उसको फिर से चेंज करना पड़ेगा। शायद डेवलपमेंट पे जनता को विश्वास नहीं हो रहा है, ये मानना पड़ेगा, और फिर से रीमॉडल करना पड़ेगा अपने डेवलपमेंट नैरेटिव को। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम आज बात कर रहे हैं उपचुनाव के नतीजों पर। काउंटिंग चल रही है, रुझान आने भी शुरू हो गए, और सबसे जो बड़ा चौंकाने वाला और फेरबदल वाला नतीजा है, लगातार हम बात कर रहे हैं फूलपुर से आ रही है। और शाइना इनसे जी शायद उस वक्त मेरा सवाल नहीं सुन पाई थी। शाइना जी, इसको तो आप मानेंगी कि अभी आप भले नहीं मान रही हैं कि आप हार सकती हैं, लेकिन जो रुझान आ रहे हैं उसके हिसाब से बीजेपी के हाथ से ये सीट निकल रही है, ऐसे में एक बड़ा संदेश जरूर होगा बीजेपी के लिए। देखिए, आप वहीं बात करेंगे, विश्लेषण करेंगे जहां आपको लगता है कि बीजेपी को दिक्कत हो रही है, लेकिन ये रुझान है, रोकिए, देखिए। और बाईपोल्स कोई मैंडेट नहीं होते हैं, मैंडेट होता है लोकसभा और असेंबली में। वहाँ जो तादाद में लोगों ने वोट किया, हर एक मज़हब के लोग, कोई जात पात धर्म को न देखते हुए, क्योंकि उनको मोदी जी के नेतृत्व से प्रेरणा मिल रही थी, वहाँ स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ही आगे थी, आगे है और आगे रहेगी। आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आलोक जी। नहीं, अभी शाइना जी ने पिछले ही वक्तव्य में 15 मिनट पहले कहा कि ये उत्तर प्रदेश में जो बहुत अच्छा काम हुआ है, मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुआ है, उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। अब हारते दिख रहे हैं तो अभी अपना वक्तव्य मोड़ लिया। ये कैसी सरकार है, कैसी पार्टी है? ये लोग अपने 15 मिनट के अंदर ही अपने वक्तव्य बदल लेते हैं। आप एक जगह तो स्टैंड कीजिए ना। हम बार बार कह रहे हैं कि आज का जो नतीजा आ रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, पूरी तरह से बीजेपी को हराने के लिए एक मैंडेट चल रहा है। ठीक है आलोक जी, हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हुए, उनसे अपडेट ले लेते हैं। दीपक, क्या अपडेट अभी आ रहा है? देखिए श्वेता, अभी का जो अपडेट है वो बीजेपी के लिए चिंता की बात है, क्योंकि 3 विधानसभा में बीजेपी पीछे चल रही है। सहजनवा, कैंपियरगंज और पिपराइच में, गोरखपुर शहर और गोरखपुर ग्रामीण में बीजेपी आगे है, और जो लीड है मात्र 3000 वोटों की लीड है, जो बेहद चौंकाने वाला। क्योंकि जो सहजनवा और कैंपियरगंज की स्थिति थी, बीजेपी के ये बड़े वोट बैंक यहाँ पे माने जाते थे, और यहाँ पे बीजेपी अगर पहले और दूसरे राउंड में पीछे है तो निश्चित रूप से आने वाला जो और राउंड है उसमें भी उनको दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो फिलहाल जो स्थिति है वो यही है।
आगे और अभी काउंटिंग चल रही है, लेकिन बीजेपी के लिए एक चिंता की बात है क्योंकि इन दो इलाकों में खासतौर पर गोरखपुर शहर और ग्रामीण में भी जो लीड है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो स्थिति बीजेपी के लिए अच्छी नहीं मानी जाएगी। बिल्कुल, चलिए हमारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने रहेंगे, उनसे चर्चा भी जारी रहेगी। लेकिन हम आपको बता दें कि बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश से खासतौर पर अच्छे संकेत नहीं है, और जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं कि गोरखपुर की अगर सीट निकल जाती है बीजेपी के हाथ से, तब यहाँ से एक बहुत बड़ी सीख बीजेपी के लिए जरूर होगी। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, पल पल की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचा रहे हैं।